Hello students, my name is Ashutosh Sharma. Welcome to my YouTube channel Olympiad Chemistry. लास्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये चार लॉज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फिफ्थ लॉ डिस्कस करेंगे, गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, इसका क्या स्टेटमेंट होगा वो देखते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट होगा व्हेन गैसियस रिएक्टेंट्स react with each other and form a gaseous product under the similar condition of temperature and pressure, then the ratio between the volume of gaseous reactants and gaseous product can be expressed in or can be represented in simple whole numbers or simple numbers। क्लियर? क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोजन which is present in gaseous condition react with chlorine, it is also a gas and gives HCl। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या देगा? HCl। ये भी किस कंडीशन में होगा? गैसियस कंडीशन में। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहाँ पर 2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है, देखो रिएक्टेंट क्या है? गैसियस कंडीशन में, और दोनों रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो भी क्या है? गैसियस कंडीशन में। ठीक है, हम यही बोल रहे हैं व्हेन गैसियस रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन तीनों का ही जो कंडीशन होगा टेम्परेचर और प्रेशर का वो सिमिलर होगा। देन द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंट इन सिंपल होल नंबर। ठीक है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 1 वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 1 वॉल्यूम। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 2 वॉल्यूम। ठीक है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतना ही वॉल्यूम हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, इट गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेशियो की, वॉल्यूम का रेशियो क्या है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl तीनों के वॉल्यूम का रेशियो अगर मैं देखता हूं तो 1:2। ये एक सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो देखूं तो ये 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, इसका 3 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है और इसका 2 वॉल्यूम रिएक्ट करता है। देखो ये भी गैसियस कंडीशन में है, ये भी गैसियस कंडीशन में है और ये भी गैसियस कंडीशन में है।
तीनों का ही जो टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा इसके 3 वॉल्यूम से और क्या प्रोड्यूस करेगा 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पर रेशियो देखता हूँ तो क्या होगा, सिंपल होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं H2O का। वो होगा अपने पास when two moles of or 2 volume of H2 react with 1 volume of O2 gives 2 volume of H2O। देखो इस कंडीशन में जो वाटर बनता है वो स्टीम की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, वो ब्लास्ट होता है यहाँ पर, तो ये जो वाटर है वो लिक्विड कंडीशन से स्टीम वेपर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं स्टीम में रहता है। ठीक है, इट मीन्स मैं इसको गैसियस कंडीशन में ले सकता हूँ। ये भी किस कंडीशन में है, गैसियस कंडीशन में। ये भी किस कंडीशन में है, गैसियस कंडीशन में। तीनों का ही टेम्परेचर प्रेशर का जो कंडीशन है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम का रेशियो क्या लूँगा, इसका 2 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से और क्या प्रोड्यूस करेगा 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम का रेशियो देखता हूँ तो 2:1:2, ये सिंपल होल नंबर होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th लॉ, जो कि क्या है, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एवोगैड्रोस लॉ, जब मैंने स्टार्टिंग में बेसिक मोल कैलकुलेशन बताया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को। फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ एवोगैड्रोस लॉ। ये क्या बोलता है, देखो इनका क्या स्टेटमेंट है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ molecules under the similar condition of temperature and pressure। टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, तब हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, किसी भी गैस को आप लोग ले सकते हैं अगर उसका वॉल्यूम इक्वल है। अगर मान लो मैं CO2 लिया और अमोनिया लिया, ठीक है, दोनों की टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर है, और अगर दोनों का इक्वल वॉल्यूम में लेता हूं तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ H2 की, when H2 react with Cl2 then it gives 2 HCl। यहाँ पर इसका 1 वॉल्यूम इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन क्या रहेगी, सिमिलर। तो देखो इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ वॉल्यूम जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन का इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो मैं क्या ले सकता हूँ, n मॉलिक्यूल्स। क्लियर? और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी मुझे क्या लेने पड़ेंगे, n, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल, तो इसके भी n मॉलिक्यूल। यहाँ पर जस्ट डबल हो गया तो मैं क्या ले सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स, 2n मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? अब देखो 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल, 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल, 2 वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, 2n मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2n से मैं डिवाइड कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 react with half molecule of Cl2 gives 1 molecule of HCl। Is it clear? यही है अपने पास एवोगैड्रोस लॉ। ये क्या बोलेगा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर तीनों ही गैसियस कंडीशन में हैं और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या है, सिमिलर।
तो इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम ऑफ HCl देगा। इसके 1 वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने क्या लिए n, तो इसके भी क्या लूंगा n मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ के क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है अपने पास टू फाइंड द molecularity of elementary gases। applications of Avogadro's law। इसके क्या एप्लीकेशंस होंगे? तो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड molecularity of elementary gases। ठीक है, देखो कैसे, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर H2 ने रिएक्ट किया Cl2 से और क्या दिया 2HCl। ठीक है, इसका 1 वॉल्यूम इसका 1 वॉल्यूम दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या देंगे 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। इसके 1 वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने क्या लिए n मॉलिक्यूल्स, इसके भी क्या हो जाएंगे n मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है इक्वल, यही एवोगैड्रो बोलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2n मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं, अगर मैं इसको 2n से डिवाइड कर देता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका हाफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा किसका, हाइड्रोजन का हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन से और क्या प्रोड्यूस करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब ध्यान से देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl में क्या क्या है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन। इज इट क्लियर? इस HCl के सिंगल मॉलिक्यूल में आपको क्या मिला, एक एटम तो हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन का। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाफ मॉलिक्यूल मीन्स 1 एटम ऑफ क्लोरीन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन्स अगर मैं कंप्लीट मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसमें क्या होंगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और इसमें भी क्या हो जाएगा 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। इट मीन्स क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 2। तो यहाँ पर मुझे क्लोरीन और हाइड्रोजन की मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट कर ली है मैंने। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करी, तो देखो यहाँ पर इसका 1 वॉल्यूम इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा और क्या देगा 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। इसके 1 वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने क्या लिए n, इसके 1 वॉल्यूम में भी क्या लूंगा n, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम में कितना प्रोड्यूस होगा 2n मॉलिक्यूल। 2n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो क्या आया, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्ट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 1 एटम तो क्या है हाइड्रोजन और 1 एटम क्या है क्लोरीन। इट मीन्स हाफ, ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन का मतलब क्या है 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो कंप्लीट मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम होंगे 2, और हाइड्रोजन में भी ऐसा ही होगा, इसमें भी क्या हो जाएंगे 2 एटम्स। इट मीन हाइड्रोजन का जो सिंगल मॉलिक्यूल है उसके पास कितने एटम्स होंगे 2 एटम, और क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में भी कितने एटम होंगे 2। तो क्लोरीन की मॉलिक्युलरिटी भी क्या होगी 2 और हाइड्रोजन की मॉलिक्युलरिटी भी क्या होगी 2। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन की बात करता हूं तो सेकंड एप्लीकेशन होगा टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। किसी गैस के वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होगा, ये हम लोग इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके थ्रू? एवोगैड्रोस लॉ के थ्रू। कैसे? तो देखते हैं। आपको पता है गैसेस के केस में रिलेटिव डेंसिटी को हम वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ गैसेस रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो नॉन एज वेपर डेंसिटी।
तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP. STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड लेते हैं हम, वो क्या लेते हैं, हाइड्रोजन. मास ऑफ सेम वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इस गैस का है, अननोन गैस का, उतना ही वॉल्यूम में किसका लूँगा, हाइड्रोजन का. मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP. इसकी भी कंडीशन क्या रहेगी, सिमिलर, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ठीक है. वेपर डेंसिटी, VD क्या है यहाँ पर, वेपर डेंसिटी. ठीक है. तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम. अब देखो दोनों का वॉल्यूम अगर इक्वल है तो एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट STP, मास ऑफ, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम है तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, STP की जरूरत नहीं है, अब वॉल्यूम के टाइम थी. अब मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. देखो सर्टेन वॉल्यूम मतलब एक फिक्स वॉल्यूम, किस कंडीशन पर, STP पर. इसका जो वॉल्यूम होगा STP पर, इसका भी उतना ही वॉल्यूम होगा. और इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इक्वल. तो मैं यहाँ पर भी क्या लूँगा, किसी गैस के n मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के भी क्या लूँगा, n मॉलिक्यूल्स. ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. अब अगर मैं आपसे कहूँ दोनों का मैं 1 मॉलिक्यूल ले लूँ तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. अब आपको पता है 1 मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 2. ठीक है. तो मैं यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस और वेपर डेंसिटी में रिलेशन निकाल सकता हूं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज इक्वल टू, इस 2 को इस तरफ ले जाता हूं तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी. ये इन दोनों में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा. क्लियर. थर्ड है अपने पास, टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है. इनमें क्या रिलेशन होगा, किसी गैस के मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, तो देखते हैं. यहाँ पर आपको पता है एक रिलेशन, इससे पहले वाले एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा है, सेकंड एप्लीकेशन में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी. ठीक है. इस रिलेशन से हमें क्या पता चला है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस क्या है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस. ठीक है. अब यहाँ पर अगर मैं वेपर डेंसिटी को थोड़ा सा एलिब्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, mm ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP. दोनों की कंडीशन क्या है, सेम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. और इसकी भी कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर दोनों की टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या है, सिमिलर, तो दोनों का जो वॉल्यूम क्या होगा, वो क्या होगा, इक्वल. ठीक है. अब दोनों का इक्वल वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस
इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम इक्वल है तो मैं 1 लीटर ले सकता हूं, तो 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP अपॉन मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। ठीक है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम मैंने ले लिया, कुछ भी ले सकता हूं, यहां पर मैंने 1 लीटर ले लिया है। ठीक है, अब देखो 1 लीटर गैस जो हाइड्रोजन का है, तो यहां पर मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP अपॉन, देखो 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, इसका जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, 0.089 ग्राम के इक्वल होगा। क्लियर। अब देखो मोलिकुलर मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन आएगा वो देखते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/0.089 ग्राम इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP, कंडीशन वही है। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22.4, तो मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। ठीक है, इसको अगर मैं और अच्छे से सॉल्व करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर गैस का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, मोलिकुलर मास ऑफ गैस के। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, किसी भी गैस का जो मोलिकुलर मास का जो वेट होगा, या हम बोल सकते हैं मोलर मास होगा, वो किसके इक्वल होगा, या उसका वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर के इक्वल होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर मास और वॉल्यूम में एक रिलेशन निकल के आ रहा है, वो क्या है कि अगर मैं कहूँ 1 मोल, मैं बोलता हूँ 1 मोल, तो 1 मोल किसके इक्वल होता है, किसी भी गैस के मोलर मास के। 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस का 1 मोल है वो किसके इक्वल होगा, मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बोलूँ 1 मोल इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है मोलर मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर, तो A इज इक्वल टू B, और B इज इक्वल टू C, देन A इज इक्वल टू C के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या है, मोलर मास ऑफ गैस। तो मोलर मास ऑफ गैस किसके इक्वल कर सकता हूँ, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP, और यही किसके इक्वल होगा, 1 मोल गैस के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम मैं बोलता हूं तो भी 22.4 लीटर होगा, मोलर मास ऑफ गैस के इक्वल भी क्या होगा, या इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखो इधर, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 किस कंडीशन पर है, एट STP, या मैं बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ अमोनिया एट STP, दोनों की कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 44 ग्राम, और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो वो क्या होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 44 ग्राम ऑफ CO2 का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर ऑफ CO2 के। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ रहा है मास और वॉल्यूम में। ऐसा ही मैं इसमें कर सकता हूँ 14 + 3 17, इसका जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया जो है वो किसके इक्वल होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। कंडीशन क्या है, STP। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 मोल NH3 का वॉल्यूम बताओ तो आप रिलेशन बता सकते हो, 1 मोल का मोलर मास 17 ग्राम के इक्वल होगा। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ 17 ग्राम ऑफ अमोनिया का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 22.4 लीटर ऑफ
अमोनिया के इक्वल। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन पर ये जो वॉल्यूम है इसको मैं क्या बोलूँगा, मोलर वॉल्यूम। ये जो आपके पास आएगा वो क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू द, उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर ऑफ 22.4 लीटर के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, सारे लॉज मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।